जय हिंद प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीटी या हर कोई एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जा रहा है, बहुत उम्दा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने ये सवाल लेकर आया हूं। सवाल के अंदर जो दे रखा है वो आप देखोगे सवाल को, और जब आप मेरे कॉन्सेप्ट को यानी कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं कंपेयर करोगे तो आप कहोगे बड़ा धांसू कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका चैनल इतना छोटा क्यों है सर जी? तो मैं कहूंगा कि आप सपोर्ट नहीं करते इसलिए चैनल छोटा है। समझ रहे हो बात को? आप सपोर्ट करोगे मजा आएगा। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, हर चीज की इतनी बढ़िया ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप बड़ी आसानी से एक ही ट्रिक को कई सवालों पे फिट कर दोगे। समझ रहे हो बात को? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम डेट सामने है। टॉपिक वाइज अगर आप करोगे तो ज्यादा कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस कराना जरूरी है। इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। कई सारी वीडियोस क्लासें मैंने डाल दी हैं, देख लेना। सबके सब धांसू बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ है। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं जब कराने वाला हूं, जो सवाल आपके सामने है, इसके अंदर जो सवाल है एक से एक बेहतरीन सवाल है, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है। सवाल नंबर 1 है जो मेंसुरेशन का है, उसकी ट्रिक आपको बता रहा हूं, सुनो जरा। अगर आपको फॉर्मूले याद है मेंसुरेशन के, तो इससे हल्का कोई चैप्टर नहीं है आपके लिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना दोस्त, तो आपके लिए इससे भारी कोई चैप्टर नहीं है। समझ लो लल्ला? तो समझ लो। सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है, जरा देखना। पढ़ के बताता हूं, फिर आप इसको करना और अपने अंदर दिखाओ कितना दम है इस सवाल को करके। वो कह रहा है एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का बेलन का जो आयतन होता है मेरे दोस्त, वो कितना होता है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो और कुछ मत बताओ। तो आप कह दोगे बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन उसने कहा है जो इसकी त्रिज्या है ना, जो इसकी त्रिज्या है वो ऊंचाई का 3 गुना है। तो मैं यहां पर एक रेशियो क्रिएट करता हूं त्रिज्या का और ऊंचाई का। उसने कहा जो त्रिज्या है वो इस ऊंचाई का 3 गुना है। हो गया, देखो 3 गुना, त्रिज्या 3 गुना हो गई ऊंचाई की। लेकिन उसने ऊंचाई दोस्त दी कितनी है आपको? 2.1 दे रखी है। कितनी? 2.1 यानी 2.1 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कितनी आएगी? 2.1, सॉरी 2.1 आएगी ना दोस्त, 2.1 आ जाएगी। तो आप आराम से कह सकते हो कि अगर एक यूनिट की वैल्यू यहां पर 1 है, देखो यहां पर 1 दे रखा है मुझे एच का मान, और यहां पर 2.1 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2.1 आ चुकी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए जरा। तो आप कह दो कि 3 यूनिट की वैल्यू होगी 21 या 63, यानी आप आर का मान यहां से 6.3 निकाल लोगे आराम से। ये आ चुकी है आपकी त्रिज्या। त्रिज्या भी हमें मिल गई, ऊंचाई भी हमें मिल गई, क्योंकि ऊंचाई हमें 2.1 सवाल के अंदर दे रखी है। ठीक है, अब आप यहां पर फिट कर दो तो आप आराम से करोगे। पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन होता है बेलन का, बेलन का आयतन है। पाई की जगह 22/7 रख दोगे, गुणा में आर स्क्वायर है ना दोस्त। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताओ। तो आप कहोगे आर स्क्वायर का मतलब हुआ 6.3 गुणा 6.3, 2 बार लिख दूंगा क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर। अगर क्यूब होता तो मैं 3 बार लिखता। और गुणा में क्या है? 2.1, यानी h का मान कितना दे रखा है? 2.1 दे रखा है। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आराम से निकाल लोगे। पॉइंट 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 उड़ा दिए मैंने सारे। तो यहां पर कितना आएगा दोस्त? 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 3 पॉइंट उड़ाए हैं और 3 यहां पर 0 आ गए। समझ रहे हो? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको आंसर चाहिए, लेकिन अब मैं ये कहूं कि आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। 7 से इसको काट लो 3 बार, 7 या 21। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 22 बचेगा, यहां पर 63 बचेगा, गुणा में फिर 63 बचेगा, और गुणा यहां पर कितना बचेगा? 3 बचेगा, और नीचे कितना आएगा मेरे दोस्त? यहां पर आ जाएगा 3 0 आ जाएंगे। इसकी ट्रिक बता रहा हूं, जरा सुनो ध्यान से। देखो इसकी आप अगर गुणा करोगे, मल्टीप्लिकेट करोगे, तो आप कम से कम 5 6 7 मिनट 10 मिनट तक आप ले जाओगे, आपके खराब हो जाएंगे। मिलेगा वही नंबर जो और बाकी सवालों पर मिलेगा। तो इससे बेहतर है आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो ना। तो इसकी ट्रिक देखो क्या है, मैं ये बता रहा हूं। अगर आप जितनी भी यहां पर दे रखी है, जो डिजिट हमें दे रखे हैं, इनकी इकाई अंक की गुणा करो, इनके इकाई अंक की गुणा करो, और देखो कि आपको वहां पर कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 दूनी कितना होता है? 54। 27 दूनी होता है मेरे दोस्त 54। कितना होता है? 54। इकाई का अंक जिस ऑप्शन में होगा वो तुम्हारा आंसर है। अगर 2 में होता, तो चेक करना पड़ता। यहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। क्या इसमें इकाई का अंक 4 है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें इकाई का अंक, हाँ इसमें है। यानी कि जो आप आराम से कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। समझ लो बात को? गुणा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है लल्ला। सवाल नंबर अगला, ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला सुन ले मेरे लल्ला। देखो क्या कह रहा है अगले सवाल में। अगले सवाल में क्या कह रहा है?
सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, बनाने का पूरा प्रयास करो, समझ रहे हो। सवाल नंबर 1 समझ में आया लल्ला। ये सवाल अगला सवाल में क्या कहा गया, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहली बात तो मुझे आप ये बता दो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्त क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि उसने हमसे क्षेत्रफल ही तो पूछा है ना। उसने हमसे क्या कहा कि उसकी जो भुजा है वो भुजा हमें कितनी दे रखी है भाई साहब, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है, उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, उतार लेना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है मेरे दोस्त वो कितनी है, वो कितनी है अपने पास। आप कहोगे 16 सेंटीमीटर दे रखी है समबाहु त्रिभुज। देखो इसको ना हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, लेकिन ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं कह रहा हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप अगर क्षेत्रफल इसका दोस्त लिखना चाहोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे √3/4 ए स्क्वायर होता है। सर जी समझ में आया, बोलो हाँ आया समझ में। मैंने कहा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। यहां पर ए मैंने भुजा का नाम दिया है, समझ लो बात को। तो यहां पर आप कर सकते हो √3 और बटे में 4 गुणा में देखना भैया ए स्क्वायर है मतलब 16 दे रखा है, और 16 का मतलब क्या होता है 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 होता है। तो 4 से इसको काटोगे, 4 चौक 16 और 16 चौक का कितना होता है दोस्त 64, यानी कि ये बनेगा 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। 64 √3 कहीं पर है तो वही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, समझ लो बात को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको उतार लेना कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। सवाल नंबर अगला, ये आ जाओ मेरे लल्ला, आ जाओ मेरे लल्ला। और ये रहा सवाल अगला, क्या कह रहा है सवाल में देखना मेरे दोस्त। सवाल देखना क्या कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है वो तुमसे, कुछ कहना चाह रहा है, जरा देखो क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर देखो क्या है, पढ़ के सुनाता हूं मजा आएगा। वो कह रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त वाला। देखो ए बी सी है, ए बी और सी ये अलग अलग दिनों में काम करते हैं, 10, 20 और 40 में। लेकिन मजे की बात यह है कि ए जो है 2 दिन लगातार काम कर लेता है, उसके बाद तीसरे दिन बी और सी इसके साथ आकर मिल जाते हैं। यानी आप आराम से कहोगे कि ए जो करता है काम को वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है दोस्त, तो आप कहोगे 20 दिन में। और सी कितने दिन में करता है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 40 दिन में कर लेता है। कितने, 40 दिन में। सबका एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क आपको मिल चुका है। क्षमता आप निकालोगे तो इनके जो समय है उस समय से टोटल काम को भाग दोगे तो क्षमता निकल जाएगी। यानी आप आराम से कह सकते हो, आराम से कह सकते हो यहाँ पर 4 आएगा, 10 से आप 40 को काटोगे 4 आएगा, 20 दूनी 40, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। सवाल के अंदर कहा तो ए को प्रत्येक तीसरे दिन मतलब पहले दिन ए अकेला काम करता है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करता है, लेकिन जब तीसरा दिन मिलता है तो ए के साथ कौन कौन लग जाता है मेरे दोस्त, ए बी और सी, ये 2 लोग इसके साथ आके शामिल हो जाते हैं। तीसरे दिन ए को इन दोनों की सहायता मिलती है, तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, आप कहोगे 4 काम कर लेगा। फिर दूसरे दिन ए अकेला काम कर रहा है, कितना काम करेगा, 4 काम कर लेगा। फिर तीसरे दिन जब आएगा तो ए के साथ बी और सी भी लग जाएंगे। तो ए कर रहा था 4 काम, बी कर रहा था 2 काम, सी कर रहा था 1 काम, यानी 4 और 2 6 और 1 7 काम हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर लिया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कितना काम हो गया 3 दिन में। आप कहोगे सबको जोड़ दो तो 7, 4, 11, 11, 4, 15, यानी 15 काम पूरा हो चुका है मेरे दोस्त। 15 काम, यानी 3 दिन में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 3 दिन में कितना काम पूरा कर दिया, आप कहोगे 15 काम
पूरा हो चुका है। काम कराना कितना है, तो आप कहोगे 40 काम कराना है। कितना काम कराना है, 40 काम कराना है। तो इसमें ऐसी संख्या से गुणा कर होगा 40 से ज्यादा ना हो जाए, तो आप कहो कि इसमें 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। यानी कि आप आराम से कह दोगे कि 6 दिन में कितना काम हो चुका है मेरे दोस्त, 6 दिन में 15 दूनी 30 काम हो चुका है। कितना, 30 काम हो चुका है। अब 10 काम बाकी है, 10 काम बाकी है। मैं आपसे कहूं तो शेष कितना बचा, तो आप कहोगे शेष काम कितना बचा, तो आप कहोगे 10 काम बचा। अब देखो, अब बारी किसकी है, अब फिर ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन इनका मिलेगा। तो 2 दिन में ए कितना कर लेगा काम, एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन में कितना काम करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से, एक दिन करेगा 4 दिन, दूसरे दिन भी 4 दिन करेगा। यानी आप कहोगे कि 2 दिन में 2 दिन और ए लगाएगा, यानी टोटल 8 दिन हो जाएंगे। और 8 दिन में कितना काम पूरा होगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 8 और हो जाएगा। यानी कि 10 काम मुझे करवाना है, 8 काम वो और कर लेगा। टोटल काम कितना होगा, 32 काम, सॉरी 38 काम हो गया। कितना, 38 काम हो चुका है। शेष काम अब कितना बचा, तो आप कहोगे शेष काम बच गया 2। अब 2 काम को कौन करेंगे, अब 2 काम को कौन करेंगे, तो आप कहोगे तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करेंगे, यानी 4 और 2 6 और 1 7। तो अगर 7 काम करेंगे और मैं इनसे 7 से काम कराऊंगा तो कितने दिन काम करेंगे, तो आप कहोगे 2/7 दिन। टोटल काम कितना लग गया, तो आप कहोगे 8 दिन ये लगे, 2/7 दिन ये लगे। यानी टोटल जो लगा है समय वो 8 सही 2/7 दिन काम पूरा होगा इतने दिन में। पूरा काम 8 सही 2/7 दिन में, 8 सही 2/7 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ लो मेरे दोस्त, इसी तरीके से सवाल करना। देखो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भी लिखोगे, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको हिंदी लिखता हूं। समझ लो, कभी आप हिंदी भी लिखना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अपने आप करके देखना सवाल को, मजा आएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है सवाल, देखना मेरे दोस्त। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सुनो सवाल, सुनो कितना मजेदार है। तो कह रहा है एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यहां पर तय होना चाहिए था, है ना, तय करता है, और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। देखो वो कह रहा है P से जब वो Q तक जाता है मेरे दोस्त, कहां तक, Q तक जाता है, तो जब वो जाता है तो उसकी चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी दोस्त। लेकिन जब वो आता है तो अपनी इसी चाल में, इस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में वो कितने की वृद्धि कर रहा है, तो आप कहोगे 60% की वृद्धि कर रहा है। यानी जो उसकी पहली चाल है, उसकी पहली चाल है वो कितनी है, वो हमें दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, वो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। दूसरी चाल जब आप निकालोगे तो वो उसने कहा कि उसी चाल में उसने कितने की वृद्धि कर दी, वो कहेगा 60% की वृद्धि कर दी। और 60% की होल वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, तो आप कहोगे 2/5 यानी 7/5 हो जाती है। समझ रहे हो बात को, कितनी, 7/5 ना, नहीं यहां पर होगा 5 और 3 8, 8/5 कितना हो जाएगी, 8/5, यानी इसकी जो वृद्धि होगी वो 8/5। देखो मैंने कैसे करा, 60% था, 60% का मतलब कितना होता है, 60/100, 60/100 जीरो से जीरो खत्म होगा, आप 2 से काटोगे 3 और बटे 5 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। कितना, 8/5, वही मैंने यहाँ पर करा था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 8% की क्या कर दी उसने, वृद्धि कर दी। 8% की जब वृद्धि हो, सॉरी 60% की वृद्धि हो गई तो 8/5 हुआ। तो आप यहाँ पर दूसरी चाल निकाल लोगे कि दूसरी चाल जो है दोस्त वो कितनी है, तो 5 से इसको कितनी बार, 10 बार काटोगे और 10 की गुणा यहाँ पर 8 में करोगे तो 80 हो जाएगा। यानी दूसरी चाल जो है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। समझ रहे हो बात को, 80 किलोमीटर पर आवर है, सुपर फास्ट प्रैक्टिस। तो आप देख रहे हो, मैं एक चीज ध्यान से बता रहा हूं आपको, सुनना जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, बड़ी ध्यान से सुनना बात को। जब दूरी निश्चित हो और उसी दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए और हमसे कहा जाए कि उनकी औसत चाल कितनी होगी मेरे दोस्त, औसत चाल कितनी होगी, तो एक बढ़िया सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो वो होगी 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। इसका मतलब है ये x है पहली चाल, बाई दूसरी चाल, यहां पर लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुणा पहली चाल कितनी थी 50 और गुणा दूसरी चाल कितनी थी 80 और बटे में 80, यानी x प्लस वाई, 80 और 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 5 13 130, 130 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर इस जीरो से जीरो काट दो, और कुछ काटा फिटी होगी क्या, और कुछ काटा फिटी होगी क्या मेरे दोस्त,
तो आप करोगे देखो 5 दूनी 10 और 8 की गुणा करो, 80 की गुणा करोगे तो 800 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 13, बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 13 आ जाएगा, ये 13 आएगा। तो एक काम और कर लेते हैं, काटा फिटी मचाओ। देखो यहां पर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 78 आएगा। यानी हमारा जो पहला अक्षर मिलेगा वो 6 से आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। 13 छंग 78 कितना बचेगा, आप कहोगे 2 बच जाएगा, 2 तो 18 हो जाएगा, 13 ही करना, 13 61 पॉइंट कुछ आएगा, 61 पॉइंट कुछ। ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आगे काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 61 पॉइंट कुछ आएगा और एक ही ऑप्शन में 61 दे रखा है, किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में होता तो हम थोड़ा सा और काट कर देखते, तब आंसर आ जाता, लेकिन जब एक ही है हमारे पास, तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। आप ज्यादा आगे मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, उसको काटा फिटी में 21 पॉइंट कुछ आएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सही है। सवाल नंबर अगला, सुपर फास्ट प्रैक्टिस, सुपर फास्ट प्रैक्टिस। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है सवाल, बढ़िया सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन आराम से बना दो। देखना भाई, इस सवाल को हम सिर्फ 4 लाइनों में खत्म कर लेंगे, मुश्किल 4 लाइनों में खत्म करेंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है कि एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे समय लेती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। किलोमीटर में दूरी हमें बतानी है। देखो इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये बात को समझना। यहां पर जो शांत जल में आदमी की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की जो चाल है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसने ये कहा कि जितना वो अनुकूल जाने में समय लेता है, वो जब प्रतिकूल जाता है तो 4 घंटे ज्यादा लेता है। यानी प्रतिकूल जाते वक्त अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो मुझे समय अंतर चाहिए, समय का अंतर। 4 लाइनें यहां पर काटता हूं, 1 2 3 4। ये क्या होता है भाई, ये अनुकूल चाल होती है, ये वाली प्रतिकूल चाल होती है दोस्त, और ये वाली नाव या आदमी की चाल होती है, ये वाली धारा की चाल होती है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लिया, कोई भी सवाल आ जाए भाई साहब आराम से बना दोगे, ठीक है लल्ला। तो यहाँ पर होती है हमारी ऊपर सबसे दूरी होती है, और यहाँ पर हमारा समय होता है, और यहाँ पर हमारी चाल होती है। बात को समझना दोस्त, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो समझ लो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कोई भी सवाल आराम से निकाल लोगे, ठीक है मेरे लल्ला। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें शांत जल में चाल दे रखी है, यानी नाव की चाल या फिर आदमी की चाल, बोट की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ लिख दिया, बीच में चाल लिखते हैं, बीच में लिख दिया। धारा की चाल कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 लिख दिया मैंने। अब मुझे ये वाली चाल निकालनी है, कैसा निकालूं, तो मैंने कहा कि आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपको अनुकूल चाल मिल जाएगी। तो 5 और 2 7, यानी 7.5 हो जाएगा मेरे दोस्त, 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और आप प्रतिकूल चाल निकालोगे तो आप 5 में से 2.5 घटा दो, तो जो भी आएगा वही आपकी प्रतिकूल चाल होगी, यानी कि 5 में से 2.5 जाएगा, 2.5 बचेगा। कितना मेरे दोस्त, 5 में से 2.5 निकालोगे, 2.5 बच जाएगा। अब मुझे समय का अंतर चाहिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी में मान लेता हूं यहां पर डी है, दूरी कितनी है, डी है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। उसने कहा जब वो अनुकूल जितने समय में जाता है, अगर वो उतनी ही दूरी प्रतिकूल समय में तय करे तो 4 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। तो इसका मतलब है घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो समय का अंतर मुझे चाहिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, प्रतिकूल लेते हैं, तो दूरी और बटे में चाल कितनी है, आप कहोगे 2.5 है। अंतर जब मैं निकालूंगा तो डी अपॉन कितना आएगा, यहाँ पर डी अपॉन समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 7.5 आएगा, और अंतर कितना है दोनों का, 4 दे रखा है। बात को समझना, काम खत्म पैसा हजम, ठीक है भैया। ध्यान और गौर फरमाओ जरा, सवाल के अंदर क्या कह रहा है वो। सवाल में कहा अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, देखो पॉइंट उड़ा लो, यहाँ से पॉइंट यहाँ से खत्म, पॉइंट यहाँ से, तो 10 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, 10 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं एक काम करूंगा, 10D यहाँ से कॉमन ले लूंगा। 10D यहाँ से जब कॉमन लूंगा, और ये 25 और 75 है, कितना, 25 और 75 है, तो आप एक काम करो, यहां से 75 आप एलसीएम ले लो, तो 25 दिया 75, यहां पर 3 बचेगा, माइनस यहां पर 75 से 75 कटेगा, तो एक बार जाएगा 10, एक में गुणा करोगे, तो यहां से मैंने ये कॉमन ले लिया, यहां से मैंने 10 गुणा डी मैंने कॉमन ले लिया मेरे दोस्त, यहां भी एक, यहां भी एक, तो यहां पर कितना बचेगा, 75 से 75 कटेगा, एक बचेगा, तो एक की गुणा एक में करोगे तो एक आएगा, यहां पर बनेगा 1, यहां पर बनेगा 1, यानी ये पूरा कितना बनेगा, 10D
और यहां पर बनेगा गुणा में 2/75। कितना? 2/75। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, आंसर आ गया समझो। तो आप इसको एक बराबर में कितना था, बराबर में अपनी 4 चल रहा था, यहाँ पर बराबर में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, मैंने 4 लिख दिया। तो आप एक काम करो, 5 से काटो 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 से काटो 15 पंजे 75 होता है, 15 आएगा। 2 दूनी 4, 2 की गुणा करोगे 2 दूनी 4 और इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, इसकी गुणा वहां पर हो जाएगी, यानी डी बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आएगा डी का मान 15 आएगा, यानी 15 किलोमीटर उसकी क्या है, दूरी है। ठीक है मेरे लल्ला, सवाल अगला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, 15 किलोमीटर क्या उसकी दूरी आ चुकी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है लल्ला, सवाल अगला, सवाल अगला ये रहा सवाल, लो बना लो, जी लो अपनी जिंदगी। ऐसा सवाल है, क्या कह रहा है कि दूध और पानी की 40 लीटर घोल में 10% पानी है। यदि इस घोल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल का कितना प्रतिशत पानी होगा। उसने कहा कि अपने पास 2 चीजों का मिश्रण यानी घोल है, और वो कितना है मिश्रण, 40 लीटर है। कितना मेरे दोस्त, 40 लीटर घोल है। घोल कितना, घोल कितना मेरे दोस्त, तो आपने कहा 40 लीटर, कितना, 40 लीटर घोल है अपने पास, 40 लीटर। अब उसने कहा कि इस घोल में 10% पानी है, 10% पानी है, और बाकी क्या है, बाकी क्या है। अगर पानी 10% है मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पानी अगर 10% है, कितना 10% है, तो इसके अंदर दूध कितना होगा मेरे दोस्त, इसके अंदर दूध कितना हो जाएगा, तो आप आराम से कहोगे 90% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में दोस्त 100% होती है। बात को समझ रहे हो, 100% होती है, तो यहाँ पर परसेंट से परसेंट अनुपात में समान चीजें कट जाती है, समझ रहे हो, 0 से 0 खत्म, यानी एक अनुपात कितना आएगा, 9 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि टोटल अनुपात में कितना है, टोटल अनुपात में कितना है, 10 है, टोटल अनुपात में 10 है, लेकिन अपने पास टोटल मिश्रण कितना है, आपको 40 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, इससे ये खत्म, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लीटर आ जाएगी। कितना, 4 लीटर, मतलब 4 लीटर आ चुकी है हमारी एक की वैल्यू। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी पानी इस 40 लीटर में कितना है, तो आप कह दोगे 4 है, 4 लीटर है। और यहां पर अब एक्चुअल नंबर में निकल कर आ रहा है हमारा मान, अगर यहां पर में 1 की यूनिट 4 है तो 9 की यूनिट कितनी होगी, आप कहोगे 36 हो जाएगी, यानी 36 लीटर क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 36 लीटर दूध है। वो कह रहा है कि इसमें 10 लीटर मैंने पानी मिला दिया, तो इसमें तो मिलाओगे आप पानी, पानी के अंदर ही तो पानी मिलाओगे, दूध में थोड़ी ना मिला दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 लीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना, 14 लीटर। अब वो कह रहा है कि इस घोल में जो नया घोल बना, अभी जो नया घोल बनेगा, इस नए घोल में कितने, इस नए घोल में कितने प्रतिशत पानी है, तो पानी कितना है इसमें, 14%, सॉरी 14% नहीं, सिर्फ 14 पानी है। कितने घोल में, आप कहोगे 36 और 14, टोटल घोल में कितना पानी है ये पूछ रहा है। तो टोटल घोल कितना है मेरे दोस्त, तो आप इसमें कर लोगे 3 4 50 हो जाएगा, जो 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 50 में 14 लीटर कितना है, पानी है। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का लगा देंगे निशान, परसेंट का निशान लगा देंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50 और 14 दूनी 28, यानी 28% क्या है मेरे दोस्त, पानी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, आगे मेरे लल्ला, और सवाल अगला, आगे आगे मेरे लल्ला और सवाल अगला। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब कोई वस्तु 720 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता नहीं है, बेची जाती है, बेची जाती है, बेची जाती है, तो x% का लाभ होता है। जब उस वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ x + 5% होता है। x का मान ज्ञात करें, ये हमसे पूछा जा रहा है। x का मान हमें फाइंड करना है। क्या है दोस्त, मेरे दोस्त, यहां पर x की वैल्यू बतानी है कितनी है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे, एक चीज है, यहां पर SP कर लेता हूं, समझना बात को। वो उसने एक SP की, कितने की SP की, उसने SP कर दी कितने की, आप कहोगे 720 रुपए की, 720 रुपए की SP की। और वो कह रहा है कि उसे x% की क्या हो गई दोस्त, लाभ हो गया, x% का लाभ हुआ। मैं कह रहा हूं उससे जो लाभ हुआ है, यहां पर दूंगा, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। यहाँ पर जो SP की है उसने कितने की है, आप कहोगे 720 रुपए की उसने SP करी, यानी बेचा, और इस पर जो उसको लाभ हुआ वो कितने का हुआ, x% का लाभ हो गया। ठीक है मेरे लल्ला। अब वो ये कह रहा है कि जब अगर वो
अगर वो उस वस्तु को, जब वो कह रहा है कि उस वस्तु को 750 रुपए की बेचे, कितने की, 750 रुपए की बेचे, तो उसको जो लाभ होता है मेरे दोस्त, प्लस कर देता हूं, प्लस का मतलब लाभ होता है, जब उसे लाभ होता कितने का लाभ होता है, एक्स प्लस 5% का, एक्स प्लस 5% का लाभ हो जाता है। जब वो एक वस्तु को 720 रुपए में बेचता है तो उसे एक्स परसेंट का लाभ होता है, और जब वो उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ कितना होता है मेरे दोस्त, एक्स प्लस 5 का लाभ हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहले एक्स का लाभ था, बाद में एक्स प्लस 5 का लाभ हो गया, तो लाभ कितना ज्यादा हुआ पहले से, तो आप कह दोगे आराम से कि उसे जो लाभ हुआ है मेरे दोस्त वो 5% अधिक का लाभ हुआ, 5% अधिक का लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि कोई चीज पहले 720 में बिक रही थी, अब 750 में बिक रही है, कितने ज्यादा में बिक रही है, तो आप कहोगे 30 रुपए ज्यादा में बिक रही है। कितने में मेरे दोस्त, 30 रुपए में। यहां पर 30 रुपए ज्यादा में बिक रही थी और यहां पर 5% अधिक में बिक रही है, यानी 5% ज्यादा लाभ हुआ। किस वजह से? क्योंकि उसको 30 रुपए ज्यादा में बेची जा रही थी। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 6 रुपए आ जाएगी। कितने मेरे दोस्त, 6 रुपए आएगी, और 1%, 100% निकाल दो। उसने क्या पूछा, एक्स का मान पूछा है ना, उसने क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 600 रुपए आ जाएगी। 600 रुपए क्या आएगी मेरे दोस्त, 100% की वैल्यू आ जाएगी, और यही क्या बनेगा, यही हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। क्या बनेगा, 600 रुपए क्रय मूल्य बन जाएगा। क्या पूछा उसने, एक्स का मान पूछा है ना। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक वस्तु उसने खरीदी 600 की, बेची कितनी, 720 रुपए की, तो लाभ कितना हुआ, हमें लाभ परसेंट ही तो निकालना है, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, लाभ परसेंट निकाल दो यहां से। खरीदी कितने की, 600 रुपए की, बेची कितने रुपए की, 720 रुपए की, तो लाभ कितने का, आप कहोगे 150 रुपए का लाभ। किस पर, 600 रुपए पर। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, परसेंट के लिए 100 से गुणा परसेंट का निशान, काटा पिटी मचाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 6 से काटना जरा कितनी बार जाएगा, 6 से काटो जरा कितनी बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, देखो 6 दूनी होता है 12, कितना बचेगा 3, और 6 पंजे होता है 30, यानी 25% का उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है लल्ला। सवाल अगला देखना क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, ये रहा, देखो सवाल अगला क्या कह रहा है। सवाल वही कहना चाह रहा है सवाल मुझसे कि एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, यदि उसने इससे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 रुपए, तो उसे घड़ी क्या हो रहा है, 2400 रुपए कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त, ये बताना है। घड़ी का मूल्य कितना है। देखो वो ये कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है हमसे कि अगर कोई छूट, छूट मतलब माइनस 12% की होती, अगर 12% की होती है ना, तो उसे एक घड़ी, उसने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, ऐसा मान लेते। अब वो कह रहा है 12% की जगह, अगर 12% की जगह उसे 24% की छूट मिलती। बात को समझना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वो कह रहा है कि 12% छूट की जगह 24% की छूट होती तो उसे कितने रुपए कम देने पड़ते, कम देने पड़ते या कम में खरीदता, बात एक ही है, समझ रहे हो। तो उसे कितने रुपए कम होते, 2400 रुपए कम हो जाते। कितने मेरे दोस्त, 2400 रुपए। तो मैंने कहा था कि समान चिन्ह वाली चीजें हमेशा घट जाती है। रीजनिंग वाला तरीका बता रहा हूं, समान चीजें, यानी जब प्लस प्लस होगा तब भी हम घटाते हैं। रीजनिंग में दाया बाया होता कि नहीं होता, माइनस माइनस होता है तब भी हम घटाते हैं, प्लस माइनस होता है तब भी तब जोड़ते हैं जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो, और माइनस प्लस होता है तब भी हम जोड़ते हैं। यानी जब विपरीत चिन्ह होते हैं, सॉरी समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घट जाती हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं। समझ लो बात को, यहां भी माइनस का चिन्ह, यहां भी माइनस का चिन्ह, तो चीजें समान है, समान चीजों पर हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, घट जाता है। तो यहां पर कितना आएगा, 12% आ जाएगा। 24 में से 12 निकालोगे कितना बचेगा, 12 ही बच जाएगा। 12 बजेगा पूरा, आपके भी 12 बजने वाले हैं, हमारे भी 12 बजने वाले हैं, रात के भी 12 बजने वाले हैं, क्योंकि हम रात हो रही है इस टाइम। ठीक है, 12% कितनी वैल्यू है, 2400। 100% का मान निकाल दो। देखो छूट हमेशा क्रय मूल्य, उस पर एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर मिलती है। तो हमारा 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू आएगी यहाँ पर 200 रुपए। कितनी, 200 रुपए। 100% की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो 100 की गुणा इधर कर दोगे और 100 की गुणा यहाँ पर कर दोगे, यानी 20,000 रुपए क्या होगा, उसका एमआरपी हो जाएगा। एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है लल्ला। सवाल अगला,
ये रहा, अब आपके सामने एक ये आया। देखो ये वाला सवाल भी बहुत बढ़िया है, सुनना क्या कह रहा है सवाल में। यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5,000 की राशि के लिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। जब भी आपसे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाए मेरे दोस्त, क्या पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो आप क्या निकालोगे, यानी सीआई और एसआई का जब अंतर पूछा जाए आपसे, तो इसके लिए आप लगा देना पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर का मतलब होता है 10,000, ठीक है ना भाई। 100 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10,000 होता है। यानी ये है कब के लिए मेरे दोस्त, ये है 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए है ये फॉर्मूला, सिर्फ 2 वर्ष पे काम आएगा, है ना। जब आप दोनों का अलग अलग निकालोगे ना, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है। समझ रहे हो बात को। 150 सवाल हमें यूपी कांस्टेबल में हल करने हैं सिर्फ 2 घंटे में, समझ रहे हो, 150 सवाल। तो हम क्या करेंगे, मूलधन हमें दे रखा है कितना, 5,000 रुपए का, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा मेरे दोस्त, 5,000 रुपए लिख दूंगा, गुणा आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब है आर मतलब 5, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 25 हो जाएगा मेरे दोस्त, और नीचे कितना होगा, 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, 5 से काटो इसको 2 बार, है ना, और जब 25 को आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा। 12 सही 1/2, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 12.5, 12.5 भी लिख सकते हो, यानी इतने रुपए का अंतर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। इसमें कितना पॉइंटों में दे रखा है, तो हमने ये लगा दिया, अगर नहीं होता तो हम 12 सही 1/2 भी कर सकते थे, ठीक है लल्ला। सवाल अगला क्या कहना चाह रहा है सवाल, देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, बढ़िया सवाल है, देखो शायद ये औसत वाला सवाल है, औसत का सवाल है। क्या कहना है, देखो 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है, तो छठी संख्या कौन सी है, उनका औसत कितना, यानी कि सारी 6 की 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 136 दे रखा है। 136 हमारा सब दे रखा है, लेकिन उसने क्या कहा, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का, यहां पर लिख देता हूं मैं, पहली 5 संख्याओं, पहली 5 संख्याओं का जोड़, 5 संख्याओं का जो जोड़ है ना, वो कह रहा है कि छठी संख्या से, छठी संख्या यहां पर लिख रहा हूं मैं, छठी संख्या से कितना है, 7 गुना है। मैं अनुपात बना रहा हूं इन दोनों का, अनुपात यानी छठी संख्या से कितना है, 7 गुना है। अगर छठी संख्या मैंने 1 मानी, समझ रहे 1, तो यहां पर जो ये वाली होगी 5 संख्याओं का जोड़, वो कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर उसने कहा यदि उनका औसत 136 है, उनका औसत 136 है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे इनका अगर दोनों का मैं औसत निकालूं तो कितना आएगा, यानी योग, अगर मैं योग की बात करूं कितना आएगा, तो आप कहोगे 7 और ये कितना होगा, 8, यहां पर हो जाएगा 8 बराबर यहां पर योग मैंने निकाल दिया। अगर मैं यहां पर योग निकालूं तो 6 संख्याओं का योग कितना होता है, तो आप कहोगे 136 और गुणा में कितना हो जाएगा, 6, 136 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो छठी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो ये भी योग दोनों योग हो गए। तो 8 से इसको काटना कितनी बार कटेगा, 8 तिया वो 8 ही का ना 8, और 8 दूनी 16, नहीं 8 एक ही बार जाएगा, तो 8 5 13 8 7 56, 8 से काट लो इसको, देखो तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ही का ना 8, और यहाँ पर 5, 8 7 56 गुणा 6, 56 गुणा 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 102, और यहाँ पर छठी संख्या कितनी है, 1 है। अगर 102 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 102 ही आ जाएगा, यानी छठी संख्या जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल लाजवाब है ऑप्शन नंबर डी 102। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पर क्या क्या, 5वीं संख्या का योग कितना था, 7, जोड़ योग या जोड़ एक ही बात होती है, और यहाँ पर छठी संख्या का एक ही था। दोनों का जब मैंने निकाला तो कितना 8 हुआ, 8 का 8 योग जो है कितना है वो
6 की 6 संख्याओं का योग है, मैंने जोड़ दिया और यहां पर हम योग निकालते हैं तो औसत की और संख्या की गुणा कर देते हैं। यानी जब आपको योग निकालना हो तो आप क्या करते हो, औसत की, नहीं पता है तो उतार लेना, औसत की और संख्या की हम गुणा कर देते हैं तो योग निकल के आ जाता है। तो मैंने यहां भी योग निकाल दिया, यहां भी योग निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है लल्ला। सवाल अगला ये रहा, देखो क्या कह रहा है सवाल में, क्या कहा, बढ़िया सवाल है ये वाला भी। पढ़े, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाएं। सल्फ्यूरिक एसिड मुझे मिलाना है, तो मैं आपसे जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से। देखो, जिस चीज के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है मेरे दोस्त, जिसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। कंटेनर में क्या है भैया, 20 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर अपने पास टोटल मिश्रण है, ये बात आप अच्छे जानते हो, 20 लीटर का। ठीक है, अब उसने कहा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एस से डिनोट करता हूं सल्फ्यूरिक को, ये 10% है, 10% है, तो बाकी उसमें क्या चीज है मेरे दोस्त, पानी होगा। बाकी उसमें क्या होगा, पानी हो जाएगा। तो मैं पानी यहां पर वाटर ले लेता हूं, तो 90% वाटर होगा, क्योंकि अगर मिश्रण है तो मिश्रण किसके साथ बनेगा, अगर एक चीज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो दूसरी बात जाहिर सी बात है पानी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब समान चीजें होती है तो आपस में कट जाती है, यानी ये कितना आएगा, आप कहोगे 1:9 आ जाएगा। बात को समझना दोबारा, वो ये कहना है 25% सल्फ्यूरिक एसिड मुझे बनाना है। कितना, 25%। अगर मैं 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाऊंगा तो पानी कितना होगा उसमें, 75 होगा, हाँ या ना, 75 होगा या नहीं होगा। तो आप इसको जब काटाफिटी मचाओगे तो 25 या 75, यानी एक अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी अब एक चीज बताओ, मैं मिला क्या चीज रहा हूं, तो आप कहोगे आप मिला रहे हो सर जी सल्फ्यूरिक एसिड, तो रूप इसका बदलना चाहिए था, इसका रूप नहीं। अगर यहां पर वाटर पहले नो है तो बाद में भी कितना होना चाहिए, नो होना चाहिए। इन दोनों को समान कर लेंगे, समान कर लेंगे, क्या करेंगे, 3 में इससे गुणा कर दो यहां पर और 3 में हम यहां से गुणा कर देंगे। तो यहां पर एक अनुपात का रूल होता है कि अगर अनुपात में एक डिजिट में आप गुणा कर रहे हो तो दूसरी में भी आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो ये बनेगा 3 3 9 और ये बनेगा 3, ये 3 बनेगा और ये कितना बनेगा, 9, सॉरी 9 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ये भी 9। यानी पानी पहले भी 9 था, अब भी 9 है। लेकिन 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 यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड पहले 1 था, अब कितना है, 3 है, तो कितना मिला दिया, 2 मिला दिया। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमसे वो एक्चुअल नंबर में पूछ रहा है, ये तो अनुपात में है, ये तो अनुपात में है। तो अब मैं यहां से आपसे पूछूंगा अनुपात में टोटल मिश्रण कितना है, 9 और 1 10, यहां पर 10 है। लेकिन अपने पास मिश्रण टोटल है कितना, एक्चुअल में 20 है, कितना, 20। आप जब काटाफिटी मचाओगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो हमने मिलाया कितना, 2 मिलाया, तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आता, 4 लीटर हमने मिलाया। तो वो कह रहा है कितनी एसिड की मात्रा मिलाए, तो कितनी मिलाए, 2 और 1 यूनिट की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 4 लीटर हमें मिलाना होगा। ठीक है ना भाई, तभी वो 25% बन सकता है। ठीक है लल्ला। सवाल अगला क्या कह रहा है सवाल में, बढ़िया सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा। 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी को क्रम से 2 3 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा प्लस 15 मिनट का मतलब क्या होता है। आप इसको घंटे में बनाओगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस 15 चौका 60, 1/4, यानी कि 4 × 4 5/4, 5/4 घंटे। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहां पर जो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता कितना है, 5/4 घंटे होता है। बात को समझना। देखो 3 लोग, 3 क्या है, पाइप है, ए बी और सी। ए भर रहा है 2 घंटे में, बी भर रहा है 3 घंटे में, सी भर रहा है 6 घंटे में। सब का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 करना 6। अब उसने ये कहा कि उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 5/4 घंटे में या 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए।
मैंने यहाँ पर क्या करा था, 1 घंटा 15 मिनट को 5/4 घंटे में तब्दील कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि हमें जो बंद करना है ना वो बी को बंद करना है। किसको? बी को बंद करना है। कितनी देर के बाद? 5/4 घंटे के बाद। इसका मतलब है कि ए और बी तो 4/5 घंटे तक लगातार चले होंगे। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ए और बी ने मिलकर 5/4 घंटे में 5/4 घंटे में कितना पानी भर दिया। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। कितना होगा? 3 और 2 5 हो जाएगा ना। सॉरी, हमें बी को बंद करना है ना। एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक। हमें बी को बंद करना है तो चालू कौन कौन से रहेंगे? चालू तो ए और सी रहेंगे ना। ए और सी तो चालू रहेंगे। तो ए और सी कितने घंटे तक चलेंगे? 5/4 घंटे तक। तो 3 और 1 4 घंटे तक ही चलेंगे मेरे दोस्त। 4 से 4 खत्म। यानी कि ए और सी यहां पर भी सी कर देते हैं, यहां पर भी सी कर देते हैं। ए और सी 5/4 घंटे में इतना पानी भर देंगे, यानी कि ये भरा जाएगा। तो अब शेष कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे टोटल भरना है हमें 6, 5 भर गया तो एक शेष भरना है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक शेष भरने के लिए कितनी देर तक मुझे चलाना पड़ेगा? आप कहोगे 5/4 तक चलाना पड़ेगा। किसको? बी को। अगर मैं ये काम है, कोई काम मुझे अगर कराना होता है किसी से तो उसकी क्षमता से भाग लगाते हैं। ये एक तरह का काम है और इस काम को मुझे किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो कितनी देर में करेगा वो? तो आप कहोगे अगर आप समय निकालोगे सर जी, तो एक को आप क्या करोगे? 2 से, यानी बी की क्षमता से भाग लगा दो तो कितना जाएगा? 1/2 ही आएगा। तो वो कह रहा है बी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए। अब आप अच्छे जानते हो ये क्या निकल के आया मेरे दोस्त? घंटे। क्यों निकल के आया घंटे? क्योंकि मैंने यहां पर घंटे में तब्दील कर लिया था। और 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है 30 मिनट। 30 मिनट होता है। 1/2 का मतलब 30 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई? तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है अल्लाह, आप सवाल करेंगे कल अगला। ठीक है ना भाई? तो ये मेरे सवाल थे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।